हेलो एंड वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। आपका वहाँ पे अल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के लगभग लास्ट जो लेक्चर्स है वहाँ तक हम लोग आके पहुँच चुके हैं। मे बी आज कंप्लीट हो सकता है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लगेगा हमें कंप्लीट करने के लिए। बट यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या हुआ था वो पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते। प्रीवियस लेक्चर में Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction or other reactions given by aldehydes and ketones like oxidation, reduction reaction है, तो ये हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। उसके साथ ही साथ वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और वो हमने स्टार्ट किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट की है तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो भी पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये पॉइंट है कि वहाँ पे एसिडिक नेचर, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो एसिडिक कैरेक्टर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कब वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तभी भी एक बार फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ बिकॉज़ यही जो पॉइंट है ये लेके ही हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे बढ़ने वाले। सो वी शुड नो अबाउट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो हमने डिस्कस की थी बेस्ड ऑन pKa वैल्यू। pKa वैल्यू जो है वो मैंने पहले भी आपको कहा था, pKa वैल्यू जो होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक नेचर ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। अब हमने ये तो देख लिया कि pKa वैल्यू अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है, pKa वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक नेचर वहाँ पे ज़्यादा है। ये डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था। बट उसके साथ ही साथ हमने और क्या किया था ये पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने कंपैरिजन की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जो भी अभी तक पढ़े हैं, लाइक उसमें बेसिक ये है अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों हमने यहाँ पे पढ़े हैं। रादर कार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी चल रहा है हमारा, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, फिनॉल पढ़ा है, अल्कोहल हमने पढ़ा है, तो तीनों के तीनों कंपाउंड ऐसे हैं कि जो एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाते हैं। सो उनके कंपैरिजन की थी, उनके एसिडिटी की कंपैरिजन हमने की थी। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी कहा था कि अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन में अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करता है। फिनॉल जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। यही कहा था ना, तो यही हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब बेस्ड ऑन द कॉन्जुगेट बेसिस विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कौन कौन से हैं, अल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन, उनकी जो बेसिकली एक स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो स्टेबिलिटी में तो देखा गया कि अल्कोक्साइड आयन जो है, तो अल्कोक्साइड आयन तो रेजोनेंस से डिस्टेबिलाइज है, रेजोनेंस से वो स्टेबिलाइज नहीं है। दूसरा हमने देखा फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, बट फिनॉक्साइड आयन में जो भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते। कार्बोक्सिलेट आयन में क्या देखा था, रेजोनेंस भी मिल रहा है, बट उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके साथ साथ कार्बोक्सिलेट आयन का अगर रेजोनेंस आपने देखा, दो ही तो स्ट्रक्चर मिल रहे, वो भी कैसे हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो हमने ये देखा है 11th में, प्रीवियस जो भी ईयर है उसमें, कि रेजोनेंस से जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं वो अगर इक्विवेलेंट है तो दिया गया हुआ आयन मॉलिक्यूल व्हाटएवर इट में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन के खो जाने से वो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो डिस्टेबलाइज नहीं हुआ है, वो खुद को वहाँ पे स्टेबल कर रहा है।
और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ये भी कहा था आपको कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, जहाँ पे हमने ये देखा कि निगेटिव चार्ज जो है ना वो ऑक्सीजन के ऊपर ही आ रहा है, वो कोई कार्बन के ऊपर नहीं जा रहा. सो इट इज़ वर्थ, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ एंड इट इज़ कम्प्लीटली यू कैन से एक्सेप्टेबल कि निगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है. सो ये भी बात होती है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है देन फिनॉक्साइड आयन. दो फिनॉक्साइड आयन हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट वो फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कैसे थे पता है आप लोगों को. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉक्साइड आयन में ये था कि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा था. अब कार्बन जो है वो वहाँ पे बोल सकते हैं हम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना ये कोई अच्छी बात नहीं है फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनॉक्साइड आयन. सो इसलिए इफ़ यू कंपेयर कार्बोक्सिलेट आयन विद द फिनॉक्साइड आयन देन यू कैन ईजीली टेल अस दैट कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है एंड हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ हैविंग मोर एसिडिटी. ठीक है, फिनॉक्साइड आयन इज़ लेस स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेंस फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो एक ऑर्डर हमने सेट की थी वहाँ पे एसिडिटी की. सबसे कम एसिडिक नेचर कौन दिखाता है? अल्कोहल. उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन दिखाएगा? मीडियम मॉडरेट एसिडिक नेचर दिखाएगा फिनॉल. उसके बाद हमने देखा था इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का. ये हमारा डिस्कशन हो चुका था और यही डिस्कशन मैंने बाद में किया था और आपको कहा भी था कि टेक्स्ट बुक में एक वहाँ पे पूरा एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी मेंशन है, तो वो भी वहाँ पे आपको क्या करने हैं? देने हैं, देखने हैं, रीड करना है. अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिकॉज आपके पास प्रीवियस नॉलेज मैंने काफ़ी सारा दे दिया है. उसके बाद मैंने ये भी डिस्कशन आप लोगों से किया था कि जैसे मोनोहेलो एसिटिक एसिड की हमने बात की थी, जैसे मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड एंड मोनोआइडो एसिटिक एसिड. ये चारों की हमने बात की थी. हमने ये देखा था कि जैसे मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड से लेके मोनो आइडो एसिटिक एसिड तक एसिडिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है. एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज़ वहाँ पे हो रहा है. अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? हेलोजन्स है. सबसे पहले देखा जाए तो ये क्या है आपके पास? हेलोजन्स है. हेलोजन्स में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दिखा रहा है आपका छोटा सा फ्लोरीन. ठीक है, सो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे उसका जो मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड है इट इज़ मोर एसिडिक देन एनी अदर मोनोहेलो एसिटिक एसिड्स. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है उतना वो वहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. और जहाँ पे हमने ये भी कहा था कि मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड में एक्वस सॉल्यूशन के बाद एक्वस सॉल्यूशन अगर उसका हमने लिया तो आपको जो मोनोफ्लोरो वहाँ पे एसिटेट आयन करके वहाँ पे मिलता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, बाकी के वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के आयन से. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसिडिटी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. pKa वैल्यू मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड की सबसे कम है, इसका मतलब एसिडिटी उसकी सबसे ज़्यादा है. ये डिस्कशन हो चुका था. उसके बाद मैंने ये भी आपसे कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप वहाँ पे लगाओगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप लगा रहे हो, सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, जनरली ये होता है. ठीक है, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? फिर से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर एंड ये रिकॉल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप बोलोगे कि इतना टाइम हमने क्यों वेस्ट किया पहले केस में? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रीडिंग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते. जिनकी रीडिंग हो चुकी है उनको रिकॉल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी आपकी हाई वहाँ पे हो जाती है.
अब अगर यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, एक मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ उतने पॉइंट्स सिर्फ आपको वहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। इस पे क्वेश्चन 1-1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ये दिया जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और कहीं तो भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे लगा दिया है तो एसिडिटी बढ़ेगी घटेगी ये आपसे पूछा जाता है। इतना क्वेश्चन यहाँ पे वहाँ पे मतलब ज़रूर रहता है, तो आपको ये नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये यहाँ पे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इनकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। अब इसमें भी थोड़ा कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, इसका एसिडिक नेचर क्यों ज़्यादा होता है। sp2 हाइब्रिड एरोमेटिक कार्बन एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको दिखाई देगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको वहाँ पे मिलेगा। वो जो कार्बन है इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को वो खींचता है, इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ से विड्रॉ करता है एंड हेंस इट स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जो भी कॉन्जुगेट बेस बना है उसको स्टेबल वहाँ पे करता है एंड इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इंक्रीजेस द नेचर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक ही है, बोलने का मतलब ये है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पे इनका जो भी एसिडिटी है, इनकी जो भी एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे देखो अब लिखा है मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जस्ट मैंने लिखा है, ये बहुत बार वहाँ पे दिखाई देते हैं, टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक Cl है, Cn है, NO2 है। ठीक है, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से होगा क्या, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस से क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट एक एग्जांपल सामने आया है रैंडमली, वो मैं आपको बता रही हूँ और वो डिस्कशन हम करेंगे। अब सपोज़ मैंने आपको कहा कि मेरे सामने दो स्ट्रक्चर्स है, एक बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहा जाएगा, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मतलब क्या है, 4th पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप, 4th पोजीशन पे वहाँ पे बेंजीन रिंग में क्या लगा लिया है आपने, NO2 लगा लिया। अब NO2 कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या है, आपको अगर पूछा गया कि दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिटी दिखाता है, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, बेंजोइक एसिड का ज़्यादा होगा या ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ है उसका ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स आपका आंसर आना चाहिए 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड हैज़ मोर एसिडिक नेचर देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है OH वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे मिथाइल, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप बेसिकली, यहाँ पे कोई भी अल्कोक्सी OCH3 जैसे OC2H5 भी हो सकता है, OC3H7 भी हो सकता है, NH2, ये क्या होते हैं अमाइनो ग्रुप। ये सब जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से यहाँ पे क्या होगा, इट डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सब्स्टिट्यूटेड
बेंजोइक एसिड की एसिडिटी वो क्या करेगा, वहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अगेन आपने बेंजोइक एसिड लिया, ठीक है, बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहा गया, और आपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है जो ऐसा है कि वहाँ पे मैंने कहा है कि 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड या 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, बेंजोइक एसिड की ज़्यादा होगी, बिकॉज जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया है, बेंजोइक अमाइनो ग्रुप लगाया है, और इट इज़ एन अमाइनो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड. So amino group is nothing but your electron donating group. It exerts plus I effect, ठीक है. So वो इफ़ेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है. इसलिए बेंजोइक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन योर 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है. ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है. टेक्स्ट बुक में कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं उन्होंने कहा है कि एसिडिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन करो, या किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, किसका एसिडिक नेचर कम है, ये एक्सप्लेन करो. और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना वो बढ़ता जाता है, भले ही वो एलिफेटिक में हो, सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हो या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं उतनी एसिडिक नेचर जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ होता जाता है. जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं उतना एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता जाता है. दिस इज़ द बेसिकली एक सेंट्रल क्राइटेरिया होता है टू जज एसिडिटी या और यू कैन से एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और यू कैन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज़ important, and with this particular subtopic you can say we have finished our first chemical property which is acidic nature of carboxylic acid. So इसके साथ हमने वो completion कर लिया है. बाकी तो बहुत स्ट्रक्चर्स दिए हैं, pKa वैल्यू वहाँ पे मेंशन है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी अगेन कि मैं वो pKa वैल्यू जो है वो आपको वहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख के दूँ. pKa वैल्यू वगैरह जो होते हैं ना वो आपको बेसिकली लर्न नहीं करने होते. pKa वैल्यू आपको किस लिए दिए गए हैं, जस्ट टू हैव अ डेटा कि आपको देखना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा एसिड कम एसिडिक है. सो यू हैव टू कंपेयर कि क्यों ऐसा हुआ है. ये ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से, ऑर्गेनिक के जो भी विड्रॉ इफ़ेक्ट्स आपने पढ़े हैं उससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना होता है, आपको आंसर देना होता है. इट इज़ नॉट अ पेपर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. आपको pK वैल्यू, Ka वैल्यू जो है वो लर्न नहीं करनी है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि मैम pK या Ka वैल्यू जो है वो लर्न करनी है क्या. मैंने बहुत ही कम इसमें आपको कहा गया है. कल ही मैंने कहा था, कल एक प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस हम कर रहे थे, अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर हम कंपेयर कर रहे थे. तब मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pK वैल्यू है वो सिर्फ आपके पास रखो. बाकी के pK वैल्यू इतने सारे लर्न हम नहीं करते बैठ सकते. ऑर्गेनिक में उतनी उसकी नेसेसिटी नहीं होती. क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम करके आता है कि अंदर उन्होंने pK वैल्यू दिए हुए रहते हैं इन क्वेश्चन इटसेल्फ. सो यू हैव टू जस्ट कंपेयर दैट पर्टिकुलर those organic compounds with each other, and you have to seek for the reason why it is so. That is the basic concept in organic chemistry. So ये है acidity of aromatic carboxylic acid. इसी के साथ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है. वो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट पॉइंट we will be moving towards some lab test of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी लैब टेस्ट क्या है, कैसी है, कौन से टेस्ट से हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, अब देखने हैं. चलो, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं, इसलिए उसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है. पहले भी डिस्कस मैंने किया था.
अब यहाँ पे देखो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है ये नॉन इवैल्यूएटिव डिलीटेड सिलेबस में अगर उन्होंने डाला है तभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो रिएक्शंस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो इसलिए ये एक्सप्लेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। लिटमस टेस्ट क्या है। लिटमस टेस्ट बेसिकली ये होता है कि लिटमस टेस्ट इज़ वैलिड फॉर ओनली एक्वस सॉल्यूशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनके एक्वस सॉल्यूशन बन सकते हैं उनके ही पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए लिटमस टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बिकॉज ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए हम ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो लिटमस टेस्ट इज़ वैलिड फॉर ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड विच कैन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे कहा कि लिटमस टेस्ट में परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उसमें वाटर डाला है, उसका एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे फॉर्म हुआ है और वो एक्वस सॉल्यूशन में लिटमस को डीप करके देखा है। सो वहाँ पे ये आपको मिलेगा रिजल्ट कि ब्लू लिटमस जो होता है वो वहाँ पे रेड बन जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। इट मीन्स दैट दिया हुआ जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ये प्राइमरी टेस्ट हम यहाँ से कर सकते। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है पहले समझ लो। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, दिया हुआ कंपाउंड जो है वो फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये टेस्ट बेसिकली परफॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि लिटमस टेस्ट तो फिनॉल भी देता है आपको, फिनॉल भी वहाँ पे क्या करेगा, लिटमस टेस्ट पर पॉजिटिव देगा, तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनॉल है। इसलिए ये सेकेंड टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ती है। अब अगर ये सेकेंड टेस्ट में यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली देखो, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वहाँ पे रिएक्ट होगा। बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्शन तो आपने 10th में भी पढ़ी है कार्बन कंपाउंड्स में। सो यहाँ पे RCOONA सोडियम कार्बोक्सिलेट यहाँ पे फॉर्म होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वहाँ पे फॉर्म होगा, इफरवेसेंस यहाँ पे बाहर निकलेंगे CO2 के। ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, यहाँ पे CO2 के ब्रिस्क इफरवेसेंस वहाँ पे बाहर निकलते हैं, ठीक है, मतलब CO2 गैस जो है वो बाहर निकलता है। अब आप बोलोगे कि CO2 ही बाहर निकल रहा है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। CO2 जो होता है वो वहाँ पे लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ये पता है आपको। सो ये भी आप जज कर सकते हो कि बाहर निकला हुआ जो गैस है वो CO2 ही है, वो भी आप जज कर सकते हो। देन मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर, ये हुआ है, ये आपके पास आया, ये अगर यहाँ पे आपके पास है तो आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल सकते हो। एसिड डालने के बाद यू विल गेट अ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। प्रेसिपिटेशन अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है तो इट मीन्स दैट गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ नॉट अ फिनॉल, ठीक है। क्योंकि फिनॉल ये जो टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होती है वो फिनॉल क्या देता है, निगेटिव देता है। फिनॉल ये टेस्ट नहीं दे सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि लेबोरेटरी में स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अगर पहचानना है तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करनी होगी। एक तो वहाँ पे ब्रिस्क इफरवेसेंस जब आते हैं तभी पता चलता है, अगर वहाँ से कंफर्म नहीं करना है तो ये भी कंफर्म कर सकते हो कि ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके साथ फिर से HCl की रिएक्शन करो and then you will get this precipitation of the acid, ठीक है। नेक्स्ट इज
ईस्टर टेस्ट भी बहुत सिंपल है. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन, यू कैन से, सेंसेशन ऑफ स्मेल के सेंसेशन पे ये चीज़ बेस्ड है. अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं है. ये जो आपको कंपाउंड दिया है, सपोज हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि वहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. उसमें आपको क्या डालना है, एक मतलब लगभग आप बोल सकते हो कि 1 ml C2H5OH इथेनॉल आपको वहाँ पे डालना है. अब ये H+ के प्रेजेंस में है और ये वार्म करना है आपको. ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को वार्म करना है. वार्म कैसे किया जाता है, हॉट वाटर बाथ जैसा वहाँ पे होता है, उसमें वो मिक्सचर रखना है, उसको वार्म करना है. और ये जो वार्म किया हुआ मिक्सचर है वो फिर से वाटर में आपको डालना है. तो ये करने के बाद ना वहाँ पे फ्रूटी स्मेल आता है. तो फ्रूटी स्मेल जो आता है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्वीट फ्रूटी स्मेल देने वाले जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ईस्टर्स ही होते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. अदरवाइज कार्बोनिल में तो फ्रूटी स्मेल देने वाले दूसरे कोई कंपाउंड्स नहीं है. तो ईस्टर का फ्रूटी स्मेल यहाँ पे आता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड. बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नहीं होगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता. अकेला अल्कोहल थोड़ी ना फॉर्म करता है ईस्टर. ठीक है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की वहाँ पे कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या फॉर्म हो सकता है, आपका ईस्टर फॉर्मेशन हो सकता है. So this is all about students laboratory test for carboxyl group, and here we have finished second chemical property of carboxylic acid. Now moving towards third. एक्चुअल में ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, दे आर लाइक रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस जो है वो अब हमें पढ़ने हैं. पहली प्रॉपर्टी थी एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों भी लिए. सेकेंड है लैब टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो नाउ मूविंग टूवर्ड सम अगेन स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करना है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो आप PCl3 के साथ रिएक्ट करो, या तो PCl5 के साथ रिएक्ट करो, या तो SOCl2 के साथ रिएक्ट करो. फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड, सल्फर ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, उसके साथ रिएक्ट करो तो आपको असाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हमेशा SOCl2 जो है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. बिकॉज SOCl2 के रिएक्शन में SO2 और HCl ये जो दो बाय प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट्स वहाँ से एस्केप हो जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, और डायरेक्टली यहाँ पे आपको असाइल क्लोराइड आपके वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है. अब यहाँ पे है PCl3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो अगेन असाइल क्लोराइड फॉर्म होगा. अगेन यहाँ पे POH थ्राइस आपको मिलेगा. यहाँ पे है अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है तो PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर अगेन असाइल क्लोराइड ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ POCl3 एंड HCl ये भी आपको मिल सकते हैं. रिएक्शन जो है यहाँ पे CH3 सपोज C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे उन्होंने कहा SOCl2 के साथ रिएक्शन तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl HCl प्लस SO2, ये दोनों भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में. मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है, इट इज़ रिप्लेस्ड विद द क्लोरीन ग्रुप. इट इज़ रिप्लेस्ड विद द क्लोरीन एटम, सॉरी ग्रुप नहीं, क्लोरीन एटम. ठीक है, सो दिस इज़ द रिएक्शन वेयर वी फॉर्म असाइल क्लोराइड्स फ्रॉम पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के बाकी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं आएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पूरा स्ट्रक्चर है बाकी का वो एज इट इज़ रहता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से के स्ट्रक्चर में जो जुड़ा हुआ OH ग्रुप है ना, वो OH ग्रुप वहाँ से निकल जाता है और उस प्लेस पे Cl आके अटैच होता है. दैट्स इट, एंड हेंस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड्स. नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. सो लेट्स सी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया. अब यहाँ पे देखो
फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहाँ से अमाइड का प्रिपरेशन करना, अमाइंस नहीं अमाइड्स, ठीक है। सो अमाइड्स का प्रिपरेशन करना मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करना, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है, NH3 के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे NH4 प्लस एंड COO माइनस ये फॉर्म होता है, मतलब अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, हमने अगर देखा तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट ये जो होता है यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हुआ है ये पहले आपको देखना होगा। यहाँ पे NH3 है, NH3 के ऊपर क्या होते हैं थोड़ा सा आपको देखना होगा। NH3 के ऊपर वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सोचो और मुझे बताने की कोशिश करो कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया था। NH3 जो है ना वो NH3 इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, NH4 प्लस का फॉर्मेशन होगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे एज इट इज़ है और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, मतलब यहाँ के ये O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, NH4 प्लस यहाँ पे आपको मिला, मतलब ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ। अब ये जो फॉर्म हुआ है बेसिकली यहाँ पे इसको आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ही आपको अमाइड एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की -H2 यहाँ पे लिखना होगा, माइनस लिखना होगा, माइनस कर लो, माइनस नहीं लिखा है, -H2 और यहाँ से देखो ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ का एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब यहाँ पे NH2 ही बाकी है, मतलब ये यहाँ पे NH2 मैंने लिख दिया। अमाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये इथेनोइक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड से जो अमाइड फॉर्म हुआ है इट इज़ नथिंग बट एसिटामाइड। वो क्या है वहाँ पे, एसिटामाइड। अमाइंस का जब लेसन आएगा ना तब थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बट ये बेसिकली प्रोसीजर है। दूसरी प्रोसीजर क्या है, सपोज अगर मैंने कहा कि और एक एसिड हम लिख के देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे NH3 आपको दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस एंड NH4 प्लस। ये लिंक लगनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिंक होती है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग -H2 मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, अमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिला। अमाइड यहाँ पे आपको आसानी से मिल गया। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये अभी जस्ट जो कुछ एक क्वेश्चंस मैंने दिए थे लास्ट ईयर के बैच को, उसमें एक रिवीजन असाइनमेंट में ये क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था और उन्होंने थोड़ी गलती की थी कि यहाँ पे NH3 है तो मैम प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NH3 जो है वो अमोनिया, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर जो होते हैं वो हाइड्रोजन को कैच कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन को लेने के बाद NH4 प्लस का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा, तो वही किया है। और उसमें से ये पर्टिकुलर यहाँ से H2 यहाँ से और O वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी हैव अनदर मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड के लिए एक दूसरी भी मेथड है, मतलब ऐसे दी है टेक्स्ट बुक में, ये इसमें नहीं है इंक्लूड, बट अमाइड के लिए दूसरी भी मेथड है। जो एसिटिक मतलब जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं अभी फॉर्म किए ना हमने ऊपर, PCl3 PCl5 SOCl2 उनको लेके हमने फॉर्म किए, तो वो जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करनी है, उनकी रिएक्शन अमोनिया के साथ वहाँ पे करनी है। यहाँ पे फॉर्म, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, HCl और यहाँ पे NH2 अटैच होगा। सो इन दिस वे भी आप एसिड
एसिड अमाइड्स जो है या अमाइड्स जो है उनका फॉर्मेशन आप वहाँ पे कर सकते हो. सी दिस इज़ द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी यू कैन से. इन दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. अमाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट. नाउ आप बोलो कि मैम यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं आपने, क्या होने वाला है एग्जैक्टली. फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट्स में मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ. लेट अस टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेके हम डिहाइड्रेशन वहाँ पे नहीं कर सकते. यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ. आपको अनहाइड्रेट फॉर्म करना है, तो अनहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए यू हैव टू यूज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. वो मतलब वहाँ पे सेम है नहीं है वो बात अलग है. आपको तो सेम ही दिए हैं तो आप सेम पे ही ध्यान दो. डिफरेंट होते हैं वहाँ पे भी अनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट जैसे टेक्स्ट बुक में मेंशन है वैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी हैव टू डिहाइड्रेट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आप वहाँ पे ले सकते हो. आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो. ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, प्रॉपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का यूज़ करके हम यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 यूनिट्स को क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे और हम उसमें से फॉर्म करेंगे अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे. सो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसे हम करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायरेक्टली एग्जाम्पल हम लेंगे. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे आएगा H. दूसरा यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे आएगा H. रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. हाँ स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, रिप्रेजेंट आप जैसे करोगे उतना आपको आसान होगा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के 2 यूनिट्स को जॉइन करना. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन आपको देना है. अदरवाइज़ आप वैसे भी लिख सकते हो 2CH3COOH. आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे लिखना है. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. मतलब सपोज़ मैं यहाँ पे हीट कर रही हूँ P2O5 के प्रेजेंस में और यहाँ पे मैं वाटर तुरंत ऐड कर रही हूँ. सो जो भी अनहाइड्रेट फॉर्म होगा ना ये तुरंत हाइड्रोलाइज होगा, फिर से आपको क्या देगा, एसिड देगा. बट दोनों एरो पे लिखा हुआ जो रिएजेंट है, जो सब्सटेंस है वो अलग है, वो समझने की कोशिश करो. अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से निकल जाएगा. ये H2O यहाँ से हमने निकाल दिया. मतलब देखो क्या फॉर्म हुआ, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एज इट इज़. ये ऑक्सीजन एक है यहाँ पे, ये इसको ज्वाइन करेगा डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फॉर्म हुआ CH3 प्लस H2. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या मिला, एसिटिक अनहाइड्रेट जो है उसका फॉर्मेशन आपने किया. यहाँ पे आपने 2 यूनिट्स यूज़ किए, कौन से एसिड के, एसिटिक एसिड के 2 यूनिट्स आपने यूज़ किए. सो यहाँ पे जो अनहाइड्रेट फॉर्म हुआ वो कौन सा अनहाइड्रेट है, एसिटिक अनहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म हुआ. अब ये तो ठीक है, यहाँ पे तुरंत वो हाइड्रोलाइज बैक हो जाता है क्योंकि अनहाइड्रेट जो होते हैं उनको थोड़ा भी वाटर का कंटेंट मिलता है तो वो तुरंत रिस्पेक्टिव एसिड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. सो बेटर इल्ड आपको कब मिल पाएगा, बेटर इल्ड्स आपको अनहाइड्रेट का मिलेगा. किस तरीके से मिलेगा, देखो सोडियम सॉल्ट आपको लेना है. दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे सपोज़ मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस एंड यहाँ पे Na प्लस. सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आपको लेना है, सोडियम एसिटेट सपोज आपने लिया और यहाँ पे आपने लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपने लिया Cl. ठीक है, मतलब ये क्या है, एसिटिक एसिड क्लोराइड है. ये क्या है, एसिड क्लोराइड है. तो यहाँ से क्या होगा, ये जो NaCl है ये NaCl निकल जाएगा
और ये बेटर यील्ड क्यों देता है, बिकॉज Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जैसा वहाँ पे होगा, तो NaCl बीच में फिर से इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हाइड्रोलाइज बैक हो सकता है ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर फॉर्म हुआ है, फिर ये हाइड्रोलाइज बैक वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है यहाँ पे वाटर नहीं लिखना है, सीधे से आप इतना ही अनहाइड्रेट लिखोगे, वाटर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, वही यहाँ पे +H2O करके लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वैसे ही आप हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो प्रोसीड होने वाली है, बेसिकली आपको यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। हीट देने के बाद CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है आपका O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा CH3 और प्लस यहाँ फॉर्मेशन होगा NaCl का। सो रिएक्शन रिवर्सिबल जाने का या यील्ड कम होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं बनता। तो दिस इज़ द यू कैन से बेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एसिड अनहाइड्रेट्स। एसिड अनहाइड्रेट का बेस्ट वे यही है कि आप सोडियम सॉल्ट वहाँ पे लो और आप वहाँ पे एसिड क्लोराइड लो, दो आप वहाँ पे ले सकते हो। इनको फॉर्म कैसे करना है, अब मैंने कहा कि अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मुझे फॉर्म करना है, कैसे करोगे, NaOH के साथ ट्रीट करो। यहाँ पे सिंपल है, सपोज CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, NaOH के साथ मैंने ट्रीट किया एसिटिक एसिड को, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे ONa, ठीक है, O माइनस Na प्लस H2, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म करोगे, अभी तो देखा बेस्ट यील्ड कब मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे SOCl2 हम यहाँ पे लेने वाले थाइनिल क्लोराइड के साथ, CH3 डबल बॉन्ड O Cl, वहाँ पे प्लस SO2 प्लस HCl लिखना, हमें इन दोनों से लेना देना है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रिएजेंट्स है, ठीक है। सो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली it is nothing but formation of anhydrides, or you can say it is nothing but dehydration of monocarboxylic acid। डिहाइड्रेशन के लिए कौन से एजेंट्स यूज़ करने हैं, P2O5, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये एजेंट्स तो 100% यूज़ होते हैं जब आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेट करना है, तब की बात है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लास्ट वाला, और मैं कह रही हूँ कि सेकेंड लास्ट वाली एक रिएक्शन यहाँ पे है, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। कार्बोक्सिलेशन में हमने क्या किया था, C डबल बॉन्ड O को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट किया था, सो दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन। नाउ जज योरसेल्फ, व्हाट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये है कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसमें से कोई तो भी C डबल बॉन्ड O करके जो ग्रुप है वो वहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं। इट इज़ नथिंग बट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सी now decarboxylation of carboxylic acid, sixth chemical property of carboxylic acid। decarboxylation of carboxylic acid में आपको क्या करना है, जो भी आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे यहाँ पे सोडियम एसीटेट कोई भी हो सकता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करना है। सोडा लाइम ये दोनों का मिक्सचर होता है एक्चुअल में, NaOH एंड CaO दोनों भी यूज़ होते हैं वहाँ पे। प्रपोर्शन आई थिंक सो 3:1 करके प्रपोर्शन होता है, बट इतना आपको याद रखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको करना क्या है, बेसिकली देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na है, ठीक है, Na2CO3 Na2CO3 बाहर निकल गया आपका, यहाँ पे क्या बचा, R और H यहाँ पे आपका बचा है, तो ये यहाँ पे फॉर्म हुआ हाइड्रोकार्बन। और ये रिएक्शन अल्केन में आपने देखी है
प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन वही है। ये भी रिएक्शन देख लो एक बार, जस्ट एग्जांपल दिया है एक, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस Na, सोडियम एसिटेट हमने लिया है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन है, सॉरी यहाँ पे हीट भी देनी होगी। ठीक है, सो हीट भी मेंशन कर ली। यहाँ पे होगा Na2CO3, ये जो पार्ट है ये पूरा आपको गायब करना है, निकल गया बाहर। और यहाँ पे क्या बचा, CH3 और H। CH3 और H मतलब क्या है, यहाँ पे CH4, जिसे मीथेन हम बोल सकते हैं। और भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, C2H5 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे NaOH लिखना है, यहाँ पे CaO, और ये यहाँ पे हीट दी है। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्म होगा C2H5H प्लस Na2CO3। ना C2H5S ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखो C2H6 का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो चुका है। सो दिस इज़ नथिंग बट डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये निकाल रहे हो आप, ये जो ग्रुप है ना उसको ही निकाल रहे हो, उसे कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला एक पार्ट बचा है विच इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपने पहले पढ़ा है, बट एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन वगैरह मिलता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही सिंपल वाली प्रोसीजर है। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम मतलब ये लेसन ख़त्म ही हो जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो today's lecture we have completed basically properties, chemical properties of carboxylic acids। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। आज हमने देखा है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का कैसे इफ़ेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हो तो एसिडिटी डिक्रीज़ होती है। थर्ड रिएक्शन जो हमने देखी वो है फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड्स। असाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन आपने किया। ठीक है, PCl3 PCl5 SOCl2, उनके साथ एसिड कोई भी एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया। नेक्स्ट आपने किया था वहाँ पे कि जैसे हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन करके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन किया, अनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन किया। बीच में एक रिएक्शन आई थी जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, सो इट विल फॉर्म अमाइड, अमाइड का फॉर्मेशन किया। देन ईस्टर का फॉर्मेशन आपने देखा, ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, लाइक ये लेबोरेटरी टेस्ट भी हमने वहाँ पे परफॉर्म किए। और ये है लास्ट वाला डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये हो सकता है कि अमाइंस का टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर से बता रही हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करते रहो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो डेली मतलब जितना टॉपिक कवर हो रहा है उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ सेफ लाइफ। ठीक है।